तो अभी हम केस स्टडी देखेंगे सेल के लिए, ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले बेसिक केस स्टडी देखेंगे, जिसमें है केस स्टडी सेल एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ बोन अंडरस्टैंडिंग व्हाई सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम मिस्ट्री सोल्व करेंगे कि ये जो घाव लगता है हमारे अंदर, कोई भी घाव जब लगता है, हाथ में लगता है, तो कैसे वो हील हो रहा है, कैसे वो अच्छे से रिकवर हो रहा है। अगर हम सिनारियो देखें पूरा केस स्टडी का, तो एक राहुल है, 19 साल का है, कॉलेज स्टूडेंट। तो एक्सीडेंटली इसका जो फिंगर होता है उस पर कट लग जाता है जब वो कुकिंग कर रहा होता है, खाना बना रहा होता है। तो सबसे इनिशियली तो पेनफुल होता है, खून बहता है। फिर जब जैसे जैसे 2-3 दिन हुए, वो जो घाव था वो धीरे धीरे भरता गया और नई अच्छी वाली स्किन आ गई। और आफ्टर 2 वीक्स द कट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल। फिर वो जो कट था वो दिखना भी बंद हो गया। तो क्यूरियोसिटी ये होती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हाउ डज राहुल ने फिर कन्वर्जेशन स्टार्ट की उसके बायोलॉजी के प्रोफेसर के साथ, क्योंकि वो कॉलेज में था। तो क्वेश्चन ये था राहुल का कि हाउ डज माई बॉडी नो हाउ टू हील इटसेल्फ, कि मेरी बॉडी को कैसे पता चला कि इसको हील करना है। एंड उसको ये कहते पता चला कि वहीं कट लगा है और वहीं मुझे काम करना है, रिपेयर सिस्टम ही पूरा रिपेयर भी वहीं करना है। तो फिर उस प्रोफेसर ने एक्सप्लेन करना चालू किया कि कैसे हो रहा है। चलिए उसको थोड़ा विजुअली समझते हैं। तो ये राहुल और प्रोफेसर की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, ये आप देख सकते हैं। कि सबसे पहले इंजरी हुई, यही हम समझ जाए कि स्टेप प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस कैसे हुई। तो सबसे पहले इंजरी हुई, ये आप देख सकते हैं, बड़ा घाव है। तो यहाँ ऑब्वियसली सबसे फंडामेंटल यूनिट तो सेल्स ही है। तो ये एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है। तो ये जो स्किन लेयर है उसके अंदर पूरा घाव हुआ। तो ये छोटे छोटे सेल्स दिख सकते हैं आपको। तो उसमें डैमेज होना चालू, और कई सेल्स जो है वो डेड हो गए। उसके बाद सिग्नल रिलीज हो गए। क्यों? जो डैमेज सेल्स होते हैं वो केमिकल सिग्नल्स की तरह काम करते हैं, और वही सिग्नल्स आसपास के जो सेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये सेल्स जो है वो डेड हो गए, तो वही सिग्नल एज ए सिग्नल आसपास के सेल को सिग्नल देता है कि भाई यहाँ कट लगा है, यहाँ रिपेयर की जरूरत है। तो फिर वही जो हेल्थी सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स जो अच्छे होते हैं, जिसपे कट नहीं लगा होता है, ये वाला एरिया यहाँ खत्म है। तो वो वाले जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस की प्रोसेस से सेल डिवीजन चालू करते हैं। यानी कि 1 से 2 होना, 2 से 4, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। फिर जो नए सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, यानी कि वो जो सेल्स होते हैं वो मूवमेंट करना चालू करते हैं जहां घाव लगा होता है। तो वहां जमा होना चालू कर देते हैं वो एरिया को पूरा कवर कर लेंगे वो नए सेल्स जो भी बनते हैं ना वो। फिर जैसे ही हीलिंग कंप्लीट हुआ, पूरी की पूरी नई सेल्स की जो लेयर होगी वो बन गया। आप देख सकते हो अभी, तो पहले वाला जो घाव था वो, और अभी देखो कितना चेंज है।
नॉर्मल कंडीशन में आ गई, सारे लेयर बन गए नॉर्मल से। तो हेल्दी टिश्यू बन गई, बन गया पूरी की पूरी लेयर। और थोड़ा इस केस को समझते हैं। तो हमने देखा कि कुछ सेल्स डैमेज हुए, कोई डिस्ट्रॉय हो गया, हेल्थी सेल्स ने डिवाइड करना चालू हो गया, फिर न्यू सेल्स रिप्लेस द डैमेज वन, जो डैमेज की जो जगह थी उसमें नए सेल्स आ गए, और वो जो वाउंड था वो ग्रेजुअली हील्स हो गया, यानी कि जो घाव था वो फिर से ठीक हो गया। तो ऐसा ही होता है कि ग्रोथ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर सिग्नल मिलते हैं, फिर रिपेयर टिश्यू चालू होता है। अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको अपने आप को मेंटेन करना है। अगर कोई डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर करना है, फिर अगर जो भी डैमेज हुआ उसको रिप्लेस भी करना है, और तीसरा कि उसको कंटिन्यूअसली फंक्शन करते रहना, काम करते रहना, वही तो उसकी नीड है। तो वही सारी चीजें जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए चाहिए, उसको जिंदा रखने के लिए रखने के लिए चाहिए, वही सारी चीजें सेल्स करता है ना। सारी भी जो एसेंशियल एक्टिविटीज होती है, सो डेट्स वाई उसके अंदर कैपेसिटी है लाइफ की पूरी प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली का वर्क करना, कैरी करना। क्या मतलब है उनके इंडिपेंडेंटली, मतलब क्या? जैसे एक ही सेल अपने आप से बिना किसी की हेल्प लिए बिना वो ग्रो कर सकता है, मतलब वो कैपेबल है। इसीलिए तो हमने कहा कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो एक केस स्टडी ऐसे ही हम समझ रहे हैं कि ठीक है चलो, ये वाउंड हुआ, कट लगा, घाव हुआ, तो जैसे ही भरा, वो किसकी वजह से भरा? सेल की वजह से। मतलब उसके अंदर सारी कैपेसिटी है कि ग्रो कर सकता है, वो डिवाइड कर सकता है, सिग्नल कम्युनिकेशन कर सकता है, पूरे फंक्शन रोल प्ले कर सकता है बिना किसी मेजर हेल्प के। जैसे हमने ये एग्जांपल समझा कि अगर ब्रिक्स टूट गए तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। मतलब अगर मान लो अगर हम उसको लाइफ बोलते हैं, फॉर एग्जांपल, कि चलो ईंट में भी, ब्रिक्स में भी लाइफ है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्या अगर ब्रिक्स टूट जाता है तो क्या वो फिर से जुड़ पाएगा? क्या फिर से वो अपने आप से जुड़ पाएगा? क्या वो अपने आप से पूरा का पूरा जैसा था ऐसा बन जाएगा, एज इट इज, नॉर्मल कंडीशन पर? नहीं बनेगा। उसके लिए पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को आना पड़ेगा उस ईंटों को अच्छा करने के लिए, फिर भी वो 100% तो ठीक नहीं हो। लेकिन अगर हम सेल्स की देखें तो सेल्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, रिप्लेस भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी होते हैं, और रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है। तो उसके अंदर वाले जो भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनल्स के पास ही इतनी शक्तियां हैं। जैसे न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए है, वो डीएनए आरएनए सिंथेसिस कर सकता है, यानी कि आरएनए को बना सकता है। फिर आ गया ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो उसका पेरीफेरी में है, वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, लिपिड सिंथेसिस कर सकता है। लिपिड क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी लेयर बना सकता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिव बैरियर का काम करता है, किसी को आने देगा, किसी को नहीं आने देगा। अभी जो वाउंड हुआ उसके लिए पूरी एनर्जी लगी हुई, उसको हील करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, तो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके अंदर नए नए सेल्स बनाने हैं, तो उनको पैक करके ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, तो कौन बनेगा, बनाएगा? गोल्गी अपरेटस। लाइसोसोम होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं, अंदर किसी को डाइजेस्ट करना है तो। साइटोप्लाज्म, सो जनरली साइटोप्लाज्म एक मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनल्स को फ्लोट करने के लिए,
और मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे वो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह जो प्रोसेस होती है वो यही होती है, तो वो भी कराता है। फिर साइटोस्केलेटन होता है शेप और सपोर्ट, यानी कि ये जो जैसे हमने देखा था कि ये शेप ऐसा ही कैसे हुआ, तो जैसे मनुष्य का ह्यूमन का जो हाड़ पिंजर होता है वो हमें शेप देता है, ऐसे ही जो पूरा स्केलेटन होता है वैसे ही साइटोस्केलेटन होता है। नॉर्मल स्केलेटन जो हमारा होता है जो हमें शेप देता है, तो ये होता है साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का स्केलेटन, उसका भी स्केलेटन होता है, उनको भी हम डिटेल में जानेंगे। तो ये उसके अंदर सारी की सारी कैपेसिटी है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनल इतने हैं सारे काम करने वाले, तो इसी वजह से वो ग्रो कर सकता है, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकता है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है और रिस्पॉन्स भी करता है स्टिमुलाई। स्टिम्यूल यानी या कि अगर कोई प्रोसेस आसपास हो रही है, कोई घटना घटी, जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल देखा कि वाउंड हील हुआ, है ना, पहले घाव लगा, फिर वो हील हो गया, फिर वो अच्छे से नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो घाव लगा वो स्टिम्युलाई थी, और नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में आता है वो रिस्पॉन्स था सेल्स का आसपास के। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या कि भाई सेल जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है जिसके अंदर कैपेसिटी है, जो कैपेबल है ग्रोथ करने के लिए, मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूस अपने आप को डबल करने के लिए, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप में चेंज ला सकते। फिर सेल रिप्रोड्यूस एंड रिप्लेस द डैमेज सेल, वो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, उसके उससे वो रिप्रोड्यूस होता है, जिसको हम सेल डिवीजन बोलेंगे। फिर हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं एक दूसरे से, भले ही केमिस्ट्री सेम हो, लैंग्वेज सेम हो, लेकिन काम अलग अलग कर सकते हैं। उसको हमें एक स्पेशलाइज सेल की कैटेगरी में रखा, जैसे स्किन सेल है तो उसका काम है प्रोटेक्शन का, मसल सेल है तो वो मूवमेंट के लिए काम करते हैं, और नर्वस सिस्टम वाले जो सेल्स हैं नर्व सेल, वो इंफॉर्मेशन को पास करते हैं यानी कि कम्युनिकेशन में रोल हो जाते हैं। कम्युनिकेशन का हमने ये भी देखा यहाँ कि जब वाउंड हील हुआ तो आसपास कैसे पता चला, तो वहां नर्वस सिस्टम के सेल्स होंगे। तो जैसे देखा कि यूनिटी ऑफ लाइफ क्या है, कि हाँ सेल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमें कुछ देखने को मिला कि भाई डीएनए भी है, प्रोटीन्स भी है, और सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिल सकती है, और बेसिक केमिस्ट्री भी सिमिलर दिखती है कि भाई डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है। तो डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी सेल्स हैव एग्जिस्ट यूनिटी, तो उससे हमें यह भी पता चला कि भाई हाँ एक कॉमन एंसेस्टर होगा, एक कॉमन सेल्स होगा जो सबसे पहले बना होगा, और उसके बाद म्यूटेशन के कारण, डिवीजन के कारण, और नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो नेचर ने सिलेक्ट किया एनवायरमेंट के हिसाब से जो बेस्ट फिट बेटा उसका सिलेक्ट हुआ, उसकी ये तीन कारणों की वजह से अलग अलग सेल्स बने। अगर हम थोड़ा डीप क्वेश्चन देखें तो ये भी क्वेश्चन है कि भाई चलो राहुल का जो घाव था वो तो हील हो गए, लेकिन क्या वुडन टेबल यानी कि अगर जो लकड़ी का टेबल है अगर उस पे कटा है तो वो हील हो सकता है? जैसा कि हमको पता है नहीं हो सकता, अपने आप तो हो ही नहीं सकता। उसका मतलब है कि लिविंग टिश्यूज जो कट हुआ जो टिश्यू ही था, बॉडी का पार्ट, उसके अंदर कैपेसिटी है ग्रो करने की, उसके अंदर जो सेल्स है उसकी, और डिवाइड करने की। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स से, बहुत सारे सेल्स से एक टिश्यू लेयर बनती है जिसे हम टिश्यू कहते हैं। बाद में उसी टिश्यू में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स और डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे।
वो एक साथ काम करते हैं और पूरा ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन यानी कि लंग्स होते हैं जो O2 CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फिर हार्ट होता है जो ब्लड का सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। तो ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं वो टिश्यूज से बनते हैं, और टिश्यू अल्टीमेटली कौन से बनता है? सेल्स से। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी लिविंग टिश्यूज है उसके अंदर सेल्स होते हैं। वुड जो होता है वो नॉन लिविंग है, तो उसके अंदर जो रिपेयर, जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने की कैपेसिटी ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है, चलो मान लो कि वो जो एबिलिटी थी डिवाइड करने की वो ही खत्म हो जाए तो। मान लो ये वाउंड हिल है, वाउंड है, जनरली हील होता है। अभी किसकी वजह से? सेल्स की वजह से, सराउंडिंग सेल्स की वजह से। मान लो ये एक से दो हो ही ना पाए तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि भाई डेड सेल रहेंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, रिप्लेस भी कर नहीं पाएंगे, और यहां से खून बहता रहे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ह्यूमन जी नहीं सकेंगे। सो ये जो काम है वो बहुत ही एसेंशियल होता है सेल्स का रिप्रोड्यूस करना। फिर अगर देखें कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, तो हमने वो तो ऑलरेडी देखा ही है कि भाई सारी एसेंशियल लाइफ की जो प्रोसेस है वो सेल्स कर सकता है, कैपेबल है, इंडिपेंडेंटली कर सकता है। एनर्जी प्रोडक्शन देखो, प्रोटीन सिंथेसिस देखो, कम्युनिकेशन देखो, रिप्रोडक्शन देखो, हर चीज तो कर सकता है। चलिए, अभी केस स्टडी हुई तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्स फॉर द हीलिंग राहुल वाह। तो सीधी सी बात है, ऑर्गन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टिश्यू भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कौन सा है? सेल्स है। प्रोटीन तो सेल्स के अंदर होते हैं, प्रोसेस, लेकिन प्रोटीन को बनाने की प्रोसेस कौन करता है? सेल करता है। तो इसीलिए इसका आंसर सेल आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच प्रोसेस वॉज मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूरिंग द वाउंड हीलिंग। क्या डाइजेशन इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे कि हम जो घाव लगा तब हम खा रहे हैं तो उसकी वजह से वो हील हो गया? नहीं, फोटोसिंथेसिस तो हम करते ही नहीं है, वो तो प्लांट करते हैं। ओस्मोसिस का यहाँ रोल ही नहीं, क्योंकि वो तो सेल लेवल पे है, हमें तो घाव लगा है टिश्यू पे। तो राइट आंसर है सेल डिवीजन। यही प्रोसेस है जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स बने और उसको कवर कर सके। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई सेल आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चंस देख सकते हो हम, ऑप्शन देख लेते हैं हम। दे आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, लार्ज तो नहीं कह सकते उसको। दे आर विजिबल टू द नेकेड आई, नहीं हम देख भी नहीं सकते, विजिबल नेकेड आई से नहीं देख सकते, जनरली नहीं देख सकते। ह्यूमन सेल की बात की जाए या फिर जनरल जो सेल्स होते हैं उसकी बात की। दे परफॉर्म ऑल बेसिक लाइफ फंक्शन, हाँ। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई सेल आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो नेकेड आई से कई सारे सेल्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे एग है, फिर फोक सेल देखा हमने, तो देख तो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कौन सी चीज है जो एक्सप्लेन करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से, ये नहीं कि सच बात क्या। ये क्वेश्चन ये है कि
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल्स है, उस हिसाब से सच बात क्या, उस हिसाब से सी इज द आंसर कि दे परफॉर्म ऑल बेसिक लाइफ फंक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है दे कंटेन ओनली प्रोटीन। नहीं, वो डीएनए कैरी करता है, केमिकल, शुगर, लिपिड्स। और वो ये जो स्टेटमेंट है वो डिसाइड नहीं करता कि जो सेल्स है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, विच सेल कैरेक्टरिस्टिक follow healing to occur? Ability to divide, ability to photosynthesis, ability to fly, ability to produce chlorophyll 2। अब ये फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल 2 प्लांट में होते हैं, लेकिन अगर इस केस स्टडी की बात की जाए तो ये एनिमल में हुआ है, पर्टिकुलरली ह्यूमन में। और ये एबिलिटी फोटोसिंथेसिस की और क्लोरोफिल की, अगर मान लो प्लांट में भी घाव लगा तो ये एबिलिटी हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हीलिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फूटना तो ऑप्शन ही निकल गया। एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि डिवाइड होना, सेल डिवीजन होना, 1 से 2 होना। जैसा कि हमने देखा ये इंजर्ड स्किन थी, वो हील हो गई। तो ये केस स्टडी हमें समझाती है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, सारी प्रोसेस सेल्यूलर लेवल पे होती है। और सेल जो होता है वो सारी प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ये तो केस स्टडी हुई बैचलर लेवल पे। अभी हम जाते हैं मास्टर लेवल की केस स्टडी। सो केस स्टडी का टाइटल है रीजनरेशन आफ्टर टॉक्सिक इंजरी, हाउ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन लाइफ। तो टाइटल से पता चलता है कि टॉक्सिक इंजरी हुई है और रीजनरेशन की बात की गई है कि ये जो सेल है उसने रीजनरेशन किया और सस्टेन की लाइफ को। चलिए देखते हैं क्लिनिकल सिनारियो क्या है। तो एक 42 ईयर ओल्ड लैब टेक्नीशियन है जो नॉर्मली जनरली काम करता है अपने लैब में। तो वहां टॉक्सिक कंपाउंड भी होंगे, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड भी होंगे, केमिकल के साथ डील करनी होती है डेली। तो एक्सीडेंटली क्या होता है, वो इंजेस्ट कर जाता है, यानी कि उसके अंदर जो केमिकल होगा वो पी जाता है गलती से। और उसकी वजह से इपेटोटॉक्सिन करके जो केमिकल होगा जो बोतल में है, वो थोड़ा सा उसके शरीर के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू आगे बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है चले देखते हैं। फिर 48 आवर के बाद उसके अंदर जो लिवर एंजाइम होते हैं उसका जो लेवल होता है और राइज हो जाता है। ये कैसे पता चला, वो हमने टेस्ट करवाया। अगर किसी ने इपेटोटॉक्सिन लिया है तो वो लैब में जाएगा ही, टेस्ट करवाएगा कि भाई क्या हुआ है, कितना लेवल हो गया है और आगे क्या करना है। डॉक्टर बोलेगा कि टेस्ट करा लो। तो उसने टेस्ट में ये आया कि भाई लीवर के जो एंजाइम थे उसका लेवल राइज हो गया ड्रामेटिकली। फिर इमेज भी देखे तो देखने को मिला कि भाई बहुत सारे सेल जो है हिपेटोसाइट्स वो डैमेज हो गया। अब हिपेटोसाइट्स जो है वो लीवर के ही एक सेल्स है। फिर नियरली 60% ऑफ लीवर टिश्यूज शो सेल्यूलर इंजरी, मतलब 60% जितने भी टिश्यूज थे लीवर के उसमें इंजरी आ गई। तो डिस्पाइट दिस सेवरल डैमेज द पेशेंट ग्रेजुअली रिकवर ओवर द फॉलोइंग वीक्स। तो देखिए ट्विस्ट क्या आता है कि इतना डैमेज होने के बावजूद 60% ऑफ द लीवर टिश्यू सो सेल्यूलर इंजरी, उसके बाद भी
वो बहुत 2-3 वीक्स में रिकवरी आ जाती है उसकी। फिर से अगर 2-3 वीक के बाद जब टेस्ट की, फिर से रीचेक किया कि क्या हो रहा है, तो पता चला कि भाई जो लीवर का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो रिकवर हो गया। तो फिर क्वेश्चन यही से स्टार्ट होता है कि भाई हाउ कैन एन ऑर्गन रिकवर फ्रॉम सच एक्सटेंसिव डैमेज विच मेंटेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन। आप देख सकते हो कि लीवर जो है वो डैमेज था, फिर बाद में पता चला कि वो रिकवर हो गया। तो कैसे हुआ? चलिए सबसे पहले देखते हैं मल्टी लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले सेल जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर में होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? डीएनए। डीएनए सिग्नल देता है कि भाई हिपेटोसाइट्स बनाओ, तो हिपेटोसाइट कई सारे बनाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे हिपेटोसाइट बन के एक लेयर बनेगी जो टिश्यू बन जाएगी बाद में। और ऐसे ही अलग अलग टिश्यू जो अलग अलग सेल से बने होते हैं, उससे पूरा लीवर फॉर्म होगा। और उसके बाद पूरी ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो। और उसी ऑर्गन सिस्टम, लीवर जो है, निकल जी से डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया इधर, यहाँ लीवर सिस्टम हो गई। वही ऑर्गन सिस्टम जो है वो ह्यूमन को, ऑर्गेनिज्म को यूज होती है। सो सेल्यूलर लेवल पे तो डैमेज आ गया, लेकिन फिर पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसने रिकवर कर लिया ऑर्गन को। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोसेस मोलिकुलर लेवल पे हो हुई थी। सो वो जो टॉक्सिन था हेपेटो, वो सेल के अंदर एंटर हुआ। फिर उसकी वजह से सेल के अंदर प्रॉब्लम आना चालू हुआ, क्योंकि वो रिएक्टिव था। वो जनरली सेल को के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है उसको तोड़ना चालू कर देता है। उसको हम आरओएस कहेंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो रिएक्शन करती रहती है, बहुत ही रिएक्टिव होती है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पावर हाउस था माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी के लिए जिम्मेदार था, उसको डैमेज करना चालू कर दिया। अभी क्या हुआ, एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनर्जी ही नहीं है। फिर ये टॉक्सिक केमिकल जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर भी रहा होगा, तो उसने उस मेम्ब्रेन को भी तोड़ना चालू कर दिया। दूसरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया टूटने की वजह से उसके जो टुकड़े थे, उसके अंदर वन ऑफ द पार्ट इज साइटोक्रोम सी, वो रिलीज हो गया बाहर। और उसकी वजह से सेल ने एक प्रोसेस चालू की जिसमें दो प्रोसेस हो सकती है। एक है नेक्रोसिस, दूसरी है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस मतलब इंस्टेंट डेथ, और एपोप्टोसिस क्या होती है? स्लो प्रोसेस होती है जो इंटेंशनली बॉडी के द्वारा की जाती है। तो उसकी वजह से ये सारे एंजाइम एक्टिव हो गए, और उसी एंजाइम ने क्या किया, ये जो खराब सेल्स है उसको तोड़ना चालू किया, क्योंकि उसका तो अभी कोई काम है नहीं। जो डैमेज है उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा, ऑलरेडी वो डैमेज है। उसकी वजह से जो ये टूटे हुए माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीपी है, और उसके अंदर जो सोल्ट होंगे वो बाहर आ जाएंगे। और वही जो सोल्ट वगैरह होगा वो दूसरे सेल को इफेक्ट करेंगे, उसको डैमेज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उस जो डैमेज सेल है उसको तोड़ना जरूरी है। तो ये प्रोसेस चालू हो गई। फिर जब डैमेज होना चालू हुआ तो एटीपी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, डीएनए फ्रेगमेंट सारे टूटकर बिखर गए, बिखरना चालू हुआ। अभी वही सारी चीजें, एटीपी, डीएनए फ्रेगमेंट, वही एज अ सिग्नल काम करती है। और वो क्या करती है, आजू बाजू वाले जो भी सेल्स है उसको एक्टिवेट कर देती है। क्योंकि वही सारे जो ये फ्रेगमेंट है वो ब्लड में घूमेंगे, और उससे हर जगह देखने को मिलेगा कि भाई कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। और
अभी अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे एंडोथेलियल सेल है, सैटेलाइट सेल है, ऊपर सेल है। ऊपर सेल लीवर में होते हैं जिसको हम मैक्रोफेज बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और फिर ये सारे सेल एक्टिव होने की वजह से पूरी डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाती है और उनको अ, तोड़ना चालू कर देती हैं, अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती हैं। और उसके बाद जैसे इन सेल्स को पता चला कि भाई डैमेज हुआ है, तो क्या होगा, उसी सिग्नल दूसरे आसपास के सेल को एज अ सिग्नल काम करेंगे और क्या करेंगे, एज अ ग्रोथ हार्मोन। उसको अगर हम ग्रोथ फैक्टर बोले तो अलग अलग टाइप के ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो सिग्नल एक्टिव कर देते हैं। मतलब पहले ये डैमेज सिग्नल हुए, उसने ग्रोथ सिग्नल वाले मॉलिक्यूल को एक्टिव कर दिया, उसकी वजह से नॉर्मल सेल के अंदर जो हेल्दी वाला सेल था, रीजनरेशन चालू होना चालू हो गया। उसके अलग अलग पाथवेज है, मैप पाथवेज है, PI3K, AKT, जैक स्टेप। तो ये अलग अलग टाइप के पाथवेज है जिसका काम है सेल प्रोलिफरेशन और डिवीजन। तो क्या करते हैं, एक से दो सेल बनाने की प्रोसेस चालू कर देते हैं। और उसके अंदर DNA से RNA बना, RNA से प्रोटीन, और ऐसे सारे सारे बहुत सारी चीजें। जैसे एक सेल है तो उसमें से दो बनाने हैं, तो हर एक प्रोटीन की दो चाहिए, दो न्यूक्लियस DNA चाहिए होगा, हर चीज दो दो चाहिए होगी। तो उसी वजह से DNA क्या करता है, अपना DNA भी दूसरा बनाते हैं जिसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। फिर RNA बनाएगा, RNA मैसेज देगा प्रोटीन बनाओ। तो 50-50% डिवाइड होके फिर वही एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऐसे दो चार में कन्वर्ट होंगे, और रीजनरेशन स्टार्ट होगा और बहुत सारे सेल बनना चालू हो जाएंगे। तो ऐसे ही पूरी प्रोसेस चालू हो गई। जीन के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे हमने पहले देखा था जीन्स क्या होते हैं। इसके पर्टिकुलर नाम भी है, साइक्लिन D1, साइक्लिन C, E2F, VEGF। ये हम आगे भी देखेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी में। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि यही सारे जो जीन्स है वो ग्रोथ फैक्टर बनाते हैं, और उसी ग्रोथ फैक्टर की वजह से सेल डिवीजन चालू हो जाता है। तो सेल साइकिल बनती है। दूसरा कि उनको पता कैसे चला कि अभी जैसे डैमेज हो गए तो ये उसके अंदर भी कैपेसिटी होगी डबल होने की, डिवीजन होने की। तो डैमेज डिटेक्शन, अगर DNA में कुछ हुआ तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। उसके चेक पॉइंट होते हैं अलग अलग फेज, G1S, G2M। तो वो क्या करेगा, अगर उसको पता चला कि भाई बहुत सारा प्रॉब्लम है इधर, DNA टूटा हुआ है, ATPs रिलीज हो गए, अच्छे से कोई एंजाइम काम नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, सारे सेल साइकिल को G0 में ला के रख देगी। G0 मतलब क्या, नो सेल डिवीजन। तो उसके बाद कुछ जो डैमेज सेल होंगे वो डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ ग्रोथ सेल डिवाइड होंगे। क्योंकि अगर डैमेज सेल डिवाइड होते रहे तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर अगर आगे देखें तो अगर थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या हुआ, सिग्नल डिटेक्शन हुआ, जिससे जीन एक्टिव हो गए न्यूक्लियस के अंदर हेल्दी सेल में, और उसकी वजह से DNA के दो टुकड़े बने एक में से। और जैसे दो टुकड़े बने एक में से, उन्होंने mRNA बनाया, mRNA से प्रोटीन बने, उससे सारे ऑर्गेनल बने ताकि दो सेल बन सके। फिर दो सेल डिवाइड, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, और ऐसे ही बहुत सारे सेल बने। उसी सेल की लेयर ने पूरा टिश्यू बनाया, और उसी टिश्यू ने पूरा लीवर फिर से रीजनरेट कर दिया। तो ऐसे ही होती है पूरी प्रोसेस। अभी इस केस स्टडी से हमने ये थोड़ा डिटेल में जाना क्योंकि ये मास्टर लेवल का है। इससे हमें क्या पता चला इस केस स्टडी से, कि भाई सेल जो है वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, और टिश्यू जो है वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं, पूरा का पूरा लीवर बना दिया। उसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी रखता है। दूसरा कि फंक्शनल यूनिट भी है। कैसे, मेटाबॉलिज्म।
अभी मेटाबॉलिज्म यहाँ कैसे आए? जैसे ये एक सेल से दो बन रहे हैं तो मटेरियल दोनों बनाना है, तो उसके लिए एनर्जी होगी। तो जो हेल्दी सेल के अंदर जो एटीपी प्रोडक्शन होगा वो डबल होगा। तो एक सेल के अंदर पूरी एनर्जी का जो जनरेशन है वो भी हुआ। दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, तभी तो वो डिवाइड होगा, इक्वल अमाउंट में प्रोटीन होंगे तो। फिर ट्रांसपोर्ट, तो जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें अगर कोई वाटर का कमी हो गई तो उसको बढ़ाना। फिर अलग अलग प्रोटीन को अलग अलग जगह और अलग अलग ऑर्गेनल में भेजना। तो वो सारी चीजें भी सेल करता है, तो मतलब वो फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल मतलब काम करना। जेनेटिक यूनिट भी है कि भाई वो डीएनए को स्टोर करेगा, वो रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बनाने। फिर म्यूटेशन भी कर सकता है। फिर ये म्यूटेशन को अपने पास रख के हेरिडिटरी मतलब पास भी करता है आगे वाली जनरेशन में। मतलब कि एक सेल है, उसके अंदर जो चेंज हुआ वो तो रहेगा, वो अगर जब डिवाइड होगा दो में कन्वर्ट होगा तो उसमें भी जाएगा। डीएनए एज ए इंफॉर्मेशन स्टोर है जो पूरा का पूरा सेल बना सकती है, और वही सेल दो सेल बना दे। अगर और आगे देखें तो वो रेगुलेटरी यूनिट भी है। कैसे? कि सिग्नल मिलेगा तभी वो डिवाइड होना चालू होगा, अगर नहीं मिला तो एज इट इज प्रोसेस, एज इट इज सिचुएशन में रहेगा। मतलब वो रेगुलेशन कर सकता है। फिर देखा हमने कि पाथवेज एक्टिव कर रहा है। ये हमने ऊपर देखा कि ये जो जितने भी सिग्नल है उसको डिटेच करके ग्रोथ फैक्टर वाले जो भी सेल को ग्रो करने वाले थे उसको एक्टिव कर दिया अलग अलग पाथवे सेल के अंदर। तो उसका भी रेगुलेशन वो कर सकता है। मतलब वो रेगुलेटरी यूनिट भी है। इवोल्यूशनरी यूनिट तो क्या होता है? वो सेल को पता है कि प्रोटीन कैसा किस शेप का होना चाहिए, कौन से जीन कौन से सेल में काम करने चाहिए। जैसे लीवर सेल में जो हिपेटोसाइट्स है, हिपेटोसाइट्स जो होते हैं वही बना रहा है, दूसरा कोई नहीं बना रहा है। मतलब वो कंजर्व कर रहा है उन जीन को, उन पाथवेज को कि भाई ग्रोथ वाले पाथवेज ही रखो। फिर उस मैकेनिज्म को, कि पूरा मैकेनिज्म क्या करता है, सेल से टिश्यू बनाना है, टिश्यू से लीवर। तो इवोल्यूशनरी यूनिट भी है। फिर अगर आगे देखें तो इंफॉर्मेशनल यूनिट भी है। मतलब वो जीन एक्सप्रेस करता है, सेल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कि भाई क्या किसको कैसा बनाना है। तो अगर आप कॉमन सेंस से समझे कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मेंटेन कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकता है, दूसरों को भी दे सकता है, अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना, किस टाइम पे क्या करना है, अपने यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है इसको कंजर्व रख सकता है और दूसरों को पास कर सकता है, और पूरी क्षमता रखता है कि अपने जैसा दूसरा कोई इंसान बना सके। तो ऐसी कैपेसिटी कोई होना, ये भी एक बड़ी बात है, जिससे हम उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो मल्टी फंक्शनल यूनिट भी है। खैर, ये केस स्टडी से हमें ये तो देख लिया कि भाई चलो ठीक है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अभी इमर्जिंग रिसर्च क्या कहता है कि ये जो प्रोसेस है, इस इसको हमने जब अभी समझा कि ठीक है भाई पाथवेज एनालिसिस होते हैं, एमआरएनए होते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सारे एमआरएनए की सीक्वेंसिंग कराए और देखे कि पर्टिकुलर टाइम पे ग्रोथ फेज पे कौन कौन से एमआरएनए प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर काम करते हैं, कौन कौन से प्रोटीन बनते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया है कि ये अगर हमारे अंदर है
अगर ये एक्टिव है तो ग्रोथ होगा, नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा। अगर हमें उसको बंद करना है तो उसको ही बंद कर देंगे हम, जो एक्टिव वाले हैं, तो ग्रोथ नहीं होगा। तो कंट्रोल ला सकते हैं। तो अभी इस पे भी रिसर्च चल रहा है। दूसरा, मॉडल ह्यूमन लिवर रीजनरेशन इन विट्रो, मतलब हमने क्या किया, ह्यूमन के अंदर स्टडी किया है। मान लो वो लीवर सेल को ले लिया। जैसे हमने हमें पता है एक सेल से पूरी बॉडी बन सकती है, तो क्या एक सेल से पूरा लीवर बॉडी के बाहर बन सकता है? तो पूरा का पूरा ऑर्गन रीजनरेशन का काम भी हो सकता है। उसके ऊपर अभी रिसर्च ऑनगोइंग चल रहा है कि कैसे वो काम है। फिर एआई हसिस रीजनरेटिव बायोलॉजी तो प्रिडिक्ट करता है पाथवेज, कि भाई अगर इस पाथवे से ग्रोथ होगा, इस पाथवे से ग्रोथ स्टॉप होगा, तो कहाँ हम काम कर सकते हैं, कौन कौन से पाथवे इस टाइम पे एक्टिव हों। क्रिस्पर केस9 जिसका काम है डीएनए में अगर कोई हार्मफुल म्यूटेशन हुआ तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। फिर स्पेटियल ट्रांसक्रिप्टोम, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से जीन एक्टिव थे उस पर्टिकुलर इवेंट के टाइम। सिस्टमेटिक बायोलॉजी मॉडलिंग, कि भाई मल्टी ओमिक्स टू मॉडल रीजन, कि अलग अलग प्रोसेस को एक साथ देखो। कि भाई पहले हम डीएनए को देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि कौन कौन से एमआरएनए प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि हाँ एमआरएनए से सभी प्रोटीन बन भी तो रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। हो सकता है एमआरएनए प्रोड्यूस हो रहा, प्रोटीन ना बन रहा हो। तो जब तक हम पूरा ओवरव्यू नहीं देखेंगे तब कैसे पता चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई एक सेल की स्टडी से कारण हम बहुत कुछ चीजें जान सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मास्टर लेवल की केस स्टडी की बात। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑब्जर्वेशन मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द कॉन्सेप्ट दैट द सेल इज द फंडामेंटल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन से ऑर्गन कंटेंट इश्यूज, के ये बताता है कि ये फंडामेंटल यूनिट्स। टिश्यू कंटेंट सेल्स, के ये बताता है ऑब्जर्वेशन में। तीसरा है सेल्यूलर इंजरी कोज ऑर्गन डिसफंक्शन, कि ये एक ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, ऑर्गेनिज्म कंटेंट डी है। तो चलिए क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। विच ऑब्जर्वेशन मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट दैट द सेल इज द फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कौन सी ऑब्जर्वेशन हमें बताती है कि यही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है? क्या सेल्स? तो ऑर्गन के पास टिश्यू होते हैं, या ये ऑब्जर्वेशन बताती है, या फिर टिश्यू के पास सेल्स होते हैं ये बताती है, या ये बताती है कि हाँ भाई जो सेल के अंदर इंजरी है, जो प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से पूरा ऑर्गन डैमेज हो गया। मतलब अगर सेल के अंदर इंजरी हुई तो ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब फंडामेंटल में अगर प्रॉब्लम हुआ, ईंटे पे प्रॉब्लम हुआ, पत्थरों पे प्रॉब्लम हुआ, तो बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर इससे हम श्योर हो सकते हैं कि सी इज द आंसर। फोर्थ आंसर है ऑर्गेनिज्म कंटेंट डीएनए। डीएनए होना और सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो दोनों अलग अलग चीजें। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर मोस्ट फेवरेबल है सी। सेकंड देखते हैं, विच प्रोसेस इनिशिएट हिपेटोसाइट्स रीजनरेशन फॉलोइंग इंजरी। फोटोसिंथेसिस तो हुई नहीं, लीवर में ऐसा होता ही नहीं है, वो तो प्लांट में होता है। सी को देख लेते हैं, ओस्मोसिस का कोई रोल नहीं है इसमें रीजनरेशन में, जो इनिशिएट करता है पूरी प्रोसेस। ओस्मोसिस से वो इनिशिएट नहीं होगा पूरी सेल रीजनरेशन। हाँ वो प्रोसेस होती है सेल के अंदर, लेकिन वो इनिशिएट नहीं होती। पैसिव डिफ्यूजन तो होता है। पैसिव डिफ्यूजन मतलब वाटर का अपटेक लेना पैसिवली, वो तो हर सेल में होता है ओस्मोसिस वगैरह। लेकिन जो इनिशिएट करता है सेल्स की ग्रोथ को, वो होते हैं जीन एक्टिवेशन।
जीन पहले एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर सेल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, री एंट्री। तो पूरी सेल साइकिल से क्या होगा, डिवीजन चालू हो जाएगा। तो बी इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, विच सिग्नल पाथवे इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएट विद द सेल सर्वाइवल ड्यूरिंग लीवर जनरेशन। तो यहाँ अलग अलग पाथवेज दिखे गए हैं। एनएफ के बीटा है, WNT पाथवे है, PI3 काइनेज पाथवे है, AKT काइनेज वाला, और ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। चलिए देखते हैं पाथवेज को। तो अलग अलग पाथवे से मेप पाथवे जो है, मेप के पाथवे जो सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन देखता है। PI3 AKT पाथवे जो है सेल सर्वाइवल मेटाबॉलिज्म देखता है। WNT रीजनरेशन में और स्टेमनेस में काम करता है। NF के बीटा इंफ्लामेशन में काम करता है। जेक्स ट्रांसक्रिप्शन में काम करते हैं। हमें यहाँ पर्टिकुलर इक्वेशन दिया है, विच सिग्नल्स पाथवे इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएट विद द सेल सर्वाइवल। तो सेल सर्वाइवल का कौन सा पाथवे है, PI3 के और AKT काइनेज। तो यही सी इज द आंसर। विच इज जीन एक्सप्रेशन एसेंशियल फॉर द लीवर रीजनरेशन। कि क्यों जीन एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है लीवर के रीजनरेशन के लिए। क्या उसको ओस्मोलिटी मेंटेन करनी है, ओस्मोटिक बैलेंस करना है। क्या उसको नए प्रोटीन बनाते हैं जो बनाने हैं जो कि प्रोलिफरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या उसको ATP ही बनाना है, सिर्फ ATP ही बनाना है। क्या उसको सिर्फ आयन ट्रांसपोर्ट करने हैं। तो ओनली, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ATP ही बनाना, उसको तो प्रोटीन DNA भी बनाना होता है, बहुत सारी चीजें बनानी होती हैं। तो सी नहीं आएगा, ओनली है तो। ऑस्मोटिक बैलेंस लीवर रीजनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्टिकुलरली इन द सेंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन से ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं होगा, वो तो प्रोटीन करेंगे ऑस्मोटिक बैलेंस, या फिर सेल मेम्ब्रेन करेगी। लेकिन जीन एक्सप्रेशन क्या करते हैं, mRNA बनाते हैं, mRNA प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है कि भाई प्रोलिफरेशन करो। तो बी इज आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट सेल थियरी इन दिस केस। पहला ऑप्शन, सेल आर ओनली स्ट्रक्चरल यूनिट। ओनली स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं, हमने देखा मल्टी फंक्शनल यूनिट है वो। बहुत सारे यूनिट हमने देखा कि अलग अलग चीजों पे काम आता है, ऑल राउंडर जैसा काम है उनका। सेल ओनली स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, सिर्फ यही काम है नहीं, और बहुत सारे काम है। सेल आर स्ट्रक्चरल, हाँ। फंक्शनल यूनिट, हाँ। जेनेटिक यूनिट, हाँ। इवोल्यूशनरी यूनिट बिल्कुल है। तो सी इज द आंसर। डी भी देख लेते हैं, सेल एग्जिस्ट ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमने देखा था कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं अगर सेल्स के हिसाब से देखा जाए, क्वांटिटी के हिसाब से। एक यूनिसेल्युलर, जो लाइफ टाइम यूनिसेल्युलर ही रहता है एज इट इज, क्योंकि वो फंक्शनल यूनिट है पूरा का पूरा, अपने आप जी सकता है। और दूसरे होते हैं जिसको बहुत कॉम्प्लेक्स काम करने होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स काम के लिए मल्टीपल सेल चाहिए होंगे। तो ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे फिर, जिसमें हम एनिमल वगैरह आ गए, ह्यूमन। लेकिन डी ऑप्शन है सिर्फ ओनली मल्टी सेल्युलर नहीं, यूनिसेल्युलर सेल्युलर भी है। तो डी इज रॉन्ग, सी इज द राइट आंसर। तो क्या हुआ, सेल ने डिसीजन लिया कि रीजनरेशन करना है, तो पूरा का पूरा होगा डिजीज। तो लीवर ने पूरा का पूरा जनरेशन नहीं किया क्योंकि वो तो एक ऑर्गन है। रीजनरेशन इमर्ज फ्रॉम कोऑर्डिनेट मोलिकुलर डिसीजन। एक साथ इंडिविजुअल जो सेल है उसने डिसीजन लिया
कि रीजनरेशन करना है और पूरा का पूरा लीवर रीजनरेट करते हैं। देयरफॉर सेल रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, genetic, regulatory, informational, evolutionary foundation for biological organization। ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है कि सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन, पूरा का पूरा वो जो बनता है, वो रिप्रेजेंट होता है किसकी वजह से? सेल की वजह से। तो ये हुआ मास्टर लेवल केस स्टडी। चलिए आगे देखते हैं रिसर्च लेवल का केस स्टडी। सो इसके अंदर पहले पूरा केस देख लेते हैं। The cell as the fundamental unit of life, single cell failure and multi system disease, ये रिसर्च लेवल की केस स्टडी का टाइटल है। फ्रॉम अ सिंगल म्यूटेशन टू ऑर्गेनिजमल पैथोलॉजी, investigating cellular primacy in biology। From a single mutation to organ pathology, investigation cellular primacy in biology। सो उसके अंदर सिनेरियो क्या है कि एक 12 ईयर ओल्ड पेशेंट है, जो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है, तो भाई उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लंग में प्रॉब्लम है, श्वास लेने में तकलीफ है, पेंक्रियाटिक डिसफंक्शन, पेंक्रियाज में भी प्रॉब्लम है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इम्पेयर ग्रोथ। तो ऐसे बहुत सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर हैं। फिर उसी पेशेंट का होल जीनोम सीक्वेंसिंग किया, उससे पता चला कि भाई CFTR जीन में म्यूटेशन। CFTR क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर कंडक्टेंस रेगुलेटर। तो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है CFTR जीन, जो CFTR प्रोटीन बनाता है। Interestingly, the mutation is present at the cellular level, yet the clinical manifestation occur across the multiple tissues and organ system। मतलब कि म्यूटेशन तो सिर्फ सेल लेवल पे हुआ कि चलो CFTR पे म्यूटेशन आ गया, लेकिन फिर भी एक सेल में म्यूटेशन के कारण भी प्रॉब्लम हुआ मल्टीपल टिश्यू में, अलग अलग टिश्यू में भी प्रॉब्लम हुआ और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम भी इफेक्ट। तो क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है कि हाउ कैन मोलिकुलर डिफेक्ट विद इन इंडिविजुअल सेल प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लेवल डिजीज। कि भाई एक मोलिकुलर डिफेक्ट हुआ, कि भाई एक म्यूटेशन हो गया, एक बेस पेयर का चेंज हुआ, वो भी एक ही सेल में, उसने ऐसा तो क्या किया कि ऑर्गेनिज्म लेवल का डिजीज प्रोड्यूस कर दिया। तो ये केस क्या एग्जामिन करता है कि मॉडर्न इंटरप्रिटेशन करता है सेल थियरी का, एंड इवेल्युएट वेदर द सेल रिमेन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन द एरा ऑफ मॉलिक्यूलर सिस्टम बायोलॉजी। कि अभी का जो एरा है उस हिसाब से क्या फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ सेल ही है। तो उसने वो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो थियरी है सेल थियरी, उसको ही क्वेश्चन किया। चलिए देखते हैं रिसर्च प्रॉब्लम क्या है इसका। क्लासिकल थियरी क्या कहती है कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होते हैं, और उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। स्ट्रक्चरल कहो फंक्शन कहो दोनों।
सेल बनता है पहले वाले सेल से, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग जो एक सेल होता है उससे दूसरा बनता है। तो मॉडर्न बायोलॉजी थोड़ी एक्सटेंड करते हैं इन कॉन्सेप्ट को कि जैसे सेल इज द साइमल्टेनियसली द स्ट्रक्चर फंक्शन जेनेटिक informational computational and evolutionary unit of the life. Can a disease or originating from a single cellular defect demonstrate the validity of the expanded framework? क्या ये सेल जो एक सेल की वजह से डिजीज हुआ, कि ये प्रूव करता है कि भाई हाँ जो सेल है इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला? 5 ऑब्जर्वेशन है। सीक्वेंसिंग से पता चला कि भाई CFTR जीन में म्यूटेशन है। डीएनए को ही चेक किया कि भाई डीएनए में कोई डिफॉल्ट नहीं, पता चला है एक जीन में म्यूटेशन है। फिर पता चला कि भाई ऐसा नहीं है कि एक ही सेल में प्रेजेंट था, बॉडी में चेक किया हर जगह CFTR था ही नहीं, मतलब अच्छा वाला नहीं था, म्यूटेशन वाला था, प्रॉब्लमेटिक प्रोटीन था। प्रोटीन हो सकता है बने लेकिन डिसफंक्शन बने। पहले प्रोटीन ऐसे काम करता था लेकिन अभी वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। अगर अच्छा बना तो फंक्शन करेगा, नहीं बना तो नहीं करेगा। दूसरी ऑप्शन क्या कहती है कि भाई सेल्यूलर क्लोराइड ट्रांसपोर्ट था वो डिफेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसी का काम था ट्रांसपोर्ट करना। और अगर हम CFTR को थोड़ा अच्छे से समझे तो मान लीजिए कि ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है पूरी, और फॉर एग्जांपल ये ट्रांसपोर्टर है। ये क्या काम करता था? जो क्लोरीन थे Cl- को ट्रांसपोर्ट करता था। उसको लाने का और जाने का पूरा ट्रांसपोर्ट का काम करता था। ये क्या है? CFTR प्रोटीन है। अब ये कहाँ से आया? तो आप जानते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर ये डीएनए होगा, डीएनए mRNA बनाएगा, वो mRNA क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया यहाँ मेम्ब्रेन पे ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अभी क्या हुआ कि ये जो डीएनए था यहाँ, इसमें चेंज हो गया। यहाँ डिफेक्ट हो गया, उसकी वजह से जो mRNA बनना था वो डिफेक्टिव बना। फिर ऐसा बना कि वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, तो भी यहाँ ट्रांसपोर्ट रुक चुका है इस जीन की वजह से। अभी देखते हैं उससे क्या इफेक्ट होगा। अभी आप थोड़ा सिंपल वे में समझे तो अगर सेल के अंदर क्लोरीन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो सेल के अंदर सारी जो प्रोसेस हो रही थी उसमें इफेक्ट आ सकती, हो सकता है किसी को क्लोरीन की जरूरत हो। दूसरा, इसकी वजह से क्या होगा, ओस्मोसिस की पूरी प्रोसेस कंट्रोल हो रही थी कि भाई ये वाटर मॉलिक्यूल थे, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो बाहर जा रहे थे, आ रहे थे पैसिव डिफ्यूजन की तरफ। अभी क्या हुआ
अगर वो क्लोरीन का जो लेवल है, अगर मान लो क्लोरीन हाई है, तो मतलब सोल्ट हाई है अंदर, सेल के अंदर। अगर सोल्ट हाई है तो वाटर पे अट्रैक्ट होगा। तो अगर बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल को अगर जरूरत है पानी, ज्यादा पानी की, तो हो सकता है वो सोल्ट को अंदर बढ़ा दे। सोल्ट अंदर बढ़ेंगे तो वाटर अंदर आएगा। वाटर अंदर आएगा तो वाटर का यूज करके सेल अपनी पूरी प्रोसेस चालू रखेगा। लेकिन अगर मान लो कम करना है उसको, तो क्या होगा, क्लोरीन को ही वो बाहर निकाल देगा, CFTR ट्रांसपोर्टर की तरह, इसका यूज करके। यहाँ पे क्लोरीन को निकाल देगा। तो ऐसे पूरा बैलेंस हो रहा था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से क्या हुआ कि अभी देखो, सेल ही अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ, DNA डैमेज हुआ। फिर क्या हुआ कि भाई क्लोरीन ट्रांसपोर्ट रह गया, जो क्लोराइड ट्रांसपोर्ट हो रहा था। फिर लंग के अंदर, पेंक्रियास के अंदर गैस्ट्रिक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है हमारी, उसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है। जनरली CFTR प्रोटीन वहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहां जरूरत होती है उसकी, लंग्स में, पेंक्रियास में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में। वहां क्या होगा कि एबनॉर्मल म्यूकस, क्योंकि लंग्स में देखो या गेस्ट्रो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखो, म्यूकस देखने को मिल रही है, उसका बैलेंस नहीं हो पाता और एबनॉर्मल म्यूकस देखने को मिल रही है। तो एक्यूमुलेट होना चालू होती थी। अगर म्यूकस ज्यादा बढ़ गई, तो अगर लंग्स में बढ़ गई, तो O2 CO2 का जो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, हो सकता है उसमें डिफेक्ट आए। पेंक्रियाज और जो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, उसमें अगर प्रॉब्लम हुआ, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर प्रोग्रेसिव टिश्यू डिसफंक्शन, क्योंकि सेल डैमेज है तो टिश्यू भी डैमेज होगा, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। देखो, मोलिकुलर लेवल पे क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। सबसे पहले लेवल 1, मोलिकुलर लेवल। उसमें क्या हुआ, DNA सीक्वेंस था, ये था ऐसा, उसमें यही यही प्रॉब्लम आ गया, ये चेंज हो गया। उसकी वजह से जो DNA बना, नया वाला DNA, वो भी चेंज हो गया। तो डिफेक्टिव mRNA बना। फिर ये जो डिफेक्टिव mRNA बना, उससे अच्छे से प्रोटीन बन नहीं पाया। तो उसकी जो कैपेसिटी थी कि क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट करने की, वो चलेगी। फिर अगर सेल्यूलर लेवल पर देखें तो क्या होगा कि भाई आयन ट्रांसपोर्ट जो हो अल्टर हो गया, वाटर इम्बैलेंस हो गया, मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस आ गया फिजियोलॉजी में। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जो कंट्रोल था ना सेल का, वो धीरे धीरे कम हो गया, होम्योस्टेटिस मेंटेन नहीं कर पाया। सिग्नलिंग पाथवे, वो भी क्लोरीन की वजह से इफेक्ट होने लगे, कि भाई सिग्नल देना है ग्रोथ का, और कहीं क्लोरीन नहीं है, कहीं वाटर ठीक से नहीं है, सेल अच्छे से, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, और सिग्नल अच्छे से नहीं हो पा रहे क्योंकि क्लोरीन नहीं है। सिक्रीशन हो रहा था आयन की वजह से, तो वो भी नहीं हो पा रहा, कि भाई प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, यहाँ तो नहीं हो रहा। तो ये जो डिजीज था, अभी वो कब कहाँ है, सेल्यूलर लेवल पर। अभी देखो क्या होगा, बहुत सारे सेल में यही प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, बहुत सारे सेल होंगे। उसकी वजह से क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल, और अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये लंग की सरफेस है, उसके अंदर म्यूकस होता रहता है। तो उसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारा थिक म्यूकस जमा हो गया, क्योंकि होम्योस्टेसिस नहीं थी सेल की। फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ,
फीवर जैसा बॉडी हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, फिर जो फंक्शन कर सकते थे टिश्यू, वो अभी नहीं कर पा रहे या फिर अच्छे से नहीं कर पा रहे, डिफेक्टिव हो गया ना। फिर ऑर्गन लेवल पे देखें, लेवल 4 पे, तो क्या होगा? अगर टिश्यू अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है, ऑर्गन पे प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लंग में देखें तो गैस एक्सचेंज पे इफेक्ट होगा। फिर अगर पेंक्रियाज में देखें तो माल अब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिशन में जो प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पेंक्रियाज पे डिपेंड करता है डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है पूरा, एंजाइम पे, तो इस पे इफेक्ट आना हो सकता है, क्योंकि टिश्यू डैमेज है। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन आ सकता है कि इम्बैलेंस है, एसिड होगा स्टमक में, तो वहीं भी जो पूरा ट्रैक है उसके अंदर क्लोरीन नहीं है, तो बैलेंस नहीं होगा एसिड का, क्योंकि HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक में। फिर ऑर्गन डैमेज हुआ तो क्या हुआ कि ग्रोथ पे इफेक्ट हुआ, ग्रोथ ग्रोथ सिग्नल ही काम नहीं कर पा रहे। अगर ऑर्गन ही अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो जो अच्छे से नॉर्मल डेवलपमेंट होना चाहिए, जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां नहीं मिल रहा, तो जितने बिना ऑक्सीजन वाले सेल है वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जहां डाइजेशन होना था वहां अच्छे से नहीं हुआ, तो उसकी वजह से फूड इनटेक तो हो रहा है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ग्रोथ अल्टीमेटली रुक रहा है। फिर मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मालिटीज हो रही है, क्योंकि क्लोरीन के इनबैलेंस की वजह से कई सारे एंजाइम काम नहीं कर रहे, कई सारी प्रोसेस है मेटाबॉलिक वो काम नहीं कर रही, एनर्जी प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आ रहा है, रिड्यूस आ रहा है, और अल्टीमेटली उससे क्या होगा, लाइफ स्पैन कम होगी। तो ऐसे ही सेल मॉलिक्यूल लेवल पे जो चेंज आया वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट, अल्टीमेटली उसकी एज कम हो गई। तो रिसर्च क्वेश्चन तो यही था कि भाई जो डिजीज था वो कहां से ओरिजिनेट हुआ, मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, क्या ऑर्गेनिज्म लेवल पे। अभी हम मान को पे चलते हैं कि सेल्यूलर लेवल पे चला, क्योंकि वहीं से सारे इफेक्ट होने चालू हुए। सो अभी हम रिसर्च इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं। हाइपोथेसिस क्या, मेन हाइपोथेसिस कि भाई सेल जो है, जो टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन है उसमें इंटरप्ट आ गया सेल के अंदर, तो उससे क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर विद इन द सेल, इवोल्यूशनरी एक्ट थ्रू सेल्यूलर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। डिपेंड करता है इवोल्यूशन सेल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन है। और जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स था वो सेल के अंदर होता है जनरल, उसके एविडेंस है, बिना कोई भी आप स्टेटमेंट देते हो बिना प्रूफ के कुछ काम के नहीं है, साइंस तो प्रूफ बेस ही है पूरा। तो इस हाइपोथेसिस के एविडेंस है स्ट्रक्चरल फंक्शनल इंफॉर्मेशनल और इवोल्यूशनरी। स्ट्रक्चर में है कि भाई टिश्यू ऑलरेडी कलेक्शन ऑफ सेल्स के बने होते हैं, और ऑर्गन जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ टिश्यू से बने होते हैं, मतलब पूरा जो ऑर्गन सिस्टम बनता है अल्टीमेटली बनता सेल से है। तो मतलब स्ट्रक्चर बनाने का काम भी सेल करता है। फंक्शन देख लिया कि एटीपी प्रोडक्शन करना, प्रोटीन सिंथेसिस, सिग्नल ट्रांसडक्शन करना, डीएनए रेप्लिकेशन करना, वो एक ऑर्गन पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंटली नहीं बना सकता। ऑर्गन तो पूरा स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि ऑर्गन पूरा का पूरा एटीपी जनरेट कर रहा है। एटीपी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह हो रहा है सेल के अंदर, भले ही उसी सेल से बना हो ऑर्गन, लेकिन काम कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर।
तो फंक्शनल एविडेंस भी ये है। इंफॉर्मेटिव कि भाई जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटियोम, जीन है, एमआरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्टोम जो बना, प्रोटीन जो प्रोटियोम मतलब प्रोटीन जो बना, वो कहाँ हो रहा है? सारी प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है। इवोल्यूशन में देखो नेचुरल सिलेक्शन कहाँ से हो रहा है? कि भाई जिसका सेल स्ट्रांग है, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सक्सेस है, जो रिप्रोड्यूस करना जानते हैं, जैसे हमने पहले देखा था कि मान लो रिप्रोड्यूस की पहली केस स्टडी में कैपेसिटी बंद कर दे तो सेल डिवीजन नहीं होगा, तो फिर वाउंड नहीं हीलिंग होगा, तो घाव से खून बहता रहेगा। अल्टीमेटली जो भी इंसान है या फिर ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इवोल्यूशन में उसी का नेचुरल सिलेक्शन होगा जिसमें ये सेल्यूलर फिटनेस ज्यादा है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है, और जिसके पास वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी है। तो इवोल्यूशनरी एविडेंस भी यही कहता है कि भाई सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो हम उसके अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करते हैं कि उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कि क्या अगर जीन कंट्रोल करता है पूरे सेल को कि कहाँ क्या बनाना है, तो क्या जीन कैन बी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? तो उसके साथ अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसको पता है कहाँ क्या बनाना है। वो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में जो वर्कर होते हैं, अगर अगर डीएनए को एज हम राजा कंसीडर करें और प्रोटीन को सैनिक, तो बनाता क्या है? सब कुछ काम कौन सा करता है? राज्य का सैनिक करता है, और उसको इंफॉर्मेशन कौन देता है? राजा करता है। तो क्या यही है जीन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फिर उसके अगेंस्ट क्या एविडेंस, उसको भी देख लेते हैं कि क्या जीन मेटाबोलाइज मेटाबॉलिज्म कर सकता है? नहीं, वो तो प्रोटीन करते हैं, और प्रोटीन उसकी हेल्प करते हैं, और जो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो भी सेल के अंदर बनते हैं। क्या वो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकता है? मतलब कि पीएच का कम बढ़ाना, घटाना, लीवर का बैलेंस, आयन, जैसे हमने सीएफटीआर जीन में देखा कि वो रेगुलेट करता है क्लोराइड को। तो क्या वो कर सकता है जीन? वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर सकता। तो फिर वो उसके अगेंस्ट प्रूफ होता है कि नहीं भाई, वो बना सकता है सब कुछ, लेकिन खुद वो कुछ नहीं कर सकता। क्या वो प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए सेल चाहिए, क्योंकि जब जीन होगा, जब डीएनए होगा, उसको एक में से दो करना है। अल्टीमेटली सब काम प्रोटीन करते हैं, तो ये काम भी प्रोटीन करेगा। प्रोटीन किसके अंदर बनता है? सेल के अंदर। अगर हम डीएनए को एक जगह अलग रख दे, एक बक्से के अंदर, उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन वगैरह सब डाल दे, है ना, जो भी जरूरत है, कि मान लो प्रोटीन के लिए जो भी एमिनो एसिड चाहिए सब वो सब दे देंगे, और दूसरे बॉक्स के अंदर हम सेल डालते हैं, पूरा का पूरा सेल, जिसके अंदर तो पूरी कैपेसिटी है, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, प्रोटीन है, पीएच है, सब कुछ है, मेंटेनेंस की कैपेसिटी है, उस प्रोटीन को जीन को एक्टिव करने की कैपेसिटी है, रेप्लिकेट करने के प्रोटीन्स है, एक मीडियम है जहां अच्छे से वर्क कर सकते हैं, कहाँ बाइंडिंग अच्छे से हो सकती है। तो परिणाम ये आएगा कि जीन एज इट इज रहेगा, लेकिन सेल्स में अगर सेल वाले बॉक्स में देखेंगे तो सेल डिवाइड होंगे, एक से दो दिखेंगे, पहले एक दिखा गया अभी दो दिखेंगे, क्योंकि वो डिवाइड हो गए, कैपेसिटी पूरी है। दूसरी एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि क्या प्रोटीन है फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि अल्टीमेटली करता कौन है सब कुछ? सैनिक ही करते हैं सब। लेकिन उसके अगेंस्ट भी है, वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता ना। अगर आप एक प्रोटीन को एक बॉक्स में रख दो, सारी चीजें दो,
तो डबल नहीं हो जाएगा अपने आप से। हाँ, लेकिन अगर सेल को देखोगे आप, उसके अंदर उस जीन को एक्टिव कर दोगे तो वो प्रोटीन बहुत सारे बन जाएंगे जितने चाहिए। क्या प्रोटीन बाउंड्री को मेंटेन कर सकता है? हाँ, एक काम हो सकता है कि भाई सीएफटीआर जीन एज अ प्रोटीन है, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को या आयन बैलेंस को कर सकता है, चलो मान लिया। लेकिन वो तो आयन ट्रांसपोर्ट करेगा, उसको सिग्नल कौन देगा कि क्लोरीन को बढ़ाना है घटाना है, उसको कब खुला रखना है, उस प्रोटीन को कब बंद करना है, वो कौन बताएगा? वो तो सेल ही बताता है। अल्टीमेटली कंट्रोल का सब कौन करता है? सेल। वो होमोस्टेसिस मेंटेन करता है ना। तो ये भी उसके अगेंस्ट है। क्या वो कंप्लीट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन करता है डीएनए की तरह? नहीं। अगर हम प्रोटीन डीएनए और सेल को ले, प्रोटीन तो एक पार्ट ऑफ द डीएनए होगा, कि एक पार्ट ऑफ द डीएनए में एक जीन है, उससे प्रोटीन बना। वो तो सिर्फ सीएफटीआर का प्रोटीन है तो वो ही बनाएगा, पूरा का पूरा सेल का थोड़ी ना बनाएगा। सेल के अंदर होता है सब, पूरा का पूरा डीएनए। तो अभी क्या कहते हैं मॉडर्न बायोलॉजी, कि भाई अभी तो ठीक है कि भाई ये द सेल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी कैपेबल फॉर ऑटोनोमस लाइफ, कि वो सेंस करना, रिस्पॉन्स करना, मेटाबोलाइज करना, रिप्रोड्यूस करना, इवोल्व करना जानता है चेंज करने के बाद। तो ये फाइनल है कि भाई नेदर जीन और प्रोटीन प्रोसेस ऑल दिस प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंटली। जीन और प्रोटीन दोनों ये चीजें कर नहीं सकते, सेल कर सकते हैं। चलिए उससे भी आगे बढ़ते हैं। क्या वायरस जो है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? तो प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, कि भाई वायरस के अंदर एसेंशियल प्रॉपर्टीज नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? मेटाबॉलिज्म अपने आप नहीं कर सकता, वो तो डिपेंड ही दूसरों के ऊपर रहता है। इंडिपेंडेंट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी सेल के अंदर उसको डाल दो तो वो रिप्रोड्यूस करके अपने आप को बढ़ा लेगा, लेकिन अपने आप तो नहीं बढ़ेगा, अलग से नहीं बढ़ेगा। होम्योस्टेसिस तो मेंटेन करने की बात ही नहीं है, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो, तो वो भी नहीं कर सकता वो। तो फाइनल हो गया कि भाई ठीक है, कंक्लूजन ये निकला कि भाई वायरस भी नहीं है, तो और आगे क्या कुछ और हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई कैन अ सिंगल जीन म्यूटेशन कॉज मल्टीपल डिजीज? ऐसा क्यों हुआ कि एक जीन ने मल्टीपल मल्टी सिस्टम डिजीज प्रोड्यूस कर दिए, कि भाई लंग का भी डिजीज हो गया, पेंक्रियास भी काम नहीं कर रहा, डाइजेशन तो खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि देखो, सभी सेल के अंदर जीनोम तो सेम होगा, डीएनए तो सेम ही होगा, तो सेम जीन सभी प्रोटीन को इफेक्ट करेगा। लंग के सेल के अंदर सेम प्रोटीन जो होगा उसको भी इफेक्ट करेगा, पेंक्रियास में अगर वो प्रोटीन है उसको भी इफेक्ट करेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी करेगी। तो प्रोटीन फंक्शन, सेल्यूलर टिश्यू फंक्शन, ऑर्गन ऑर्गन फंक्शन और ऑर्गेनिज्म फंक्शन सभी को इफेक्ट कर सकता है। तो मतलब एक सेल से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म कनेक्ट हो रहा है ना? तभी तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर फूड एंड ऑर्गन एग्जिस्ट विदाउट सेल इफ टेक्नोलॉजी एडवांस, क्या वो कर सकते हैं? कि मान लो लंग लंग को लिया, जैसे हमने इसके पहले देखा था, लीवर को लिया था अलग से ग्रो करने का, तो उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। तो विदाउट सेल मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, रेगुलेशन नहीं होगा, ग्रोथ, रिपेयर, एडोप्टेशन, तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी ऑर्गन को रख दो तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा अपने आप से, कितनी भी टेक्नोलॉजी रख दो? उसके लिए क्या चाहिए? सेल्यूलर स्ट्रक्चर चाहिए, सेल चाहिए। तो बिना सेल के तो ये नहीं हो सकता। अगर मान लो इतनी टेक्नोलॉजी विकसित भी होगी तो बनता तो वो सेल से ही है। अल्टीमेटली सेल इज द आंसर।
चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सीएफटीआर जीन में हुआ डिफेक्टिव, सीएफटीआर प्रोटीन बना, सेल में प्रॉब्लम होना चालू हुआ, फिर टिश्यू में प्रॉब्लम होना चालू हुआ, फिर ऑर्गन में प्रॉब्लम प्रॉब्लम होना चालू हुआ, फिर मल्टी सिस्टम डिजीज हुआ। तो एक स्टेप ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम सेल, कहां तक पहुंच गया? डिजीज तक, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती। तो ये पूरा ओवरव्यू था। इससे क्या पता चलता कि भाई एक सिंगल म्यूटेशन एक इंडिविजुअल व्यक्ति के अंदर जो सेल होता है कैन डिस्टर्ब molecule, cellular, tissue, organ function, ultimately produce complex multi-system disease। तो भाई अलग अलग लंग्स वगैरह डाइजेशन अलग अलग जगहों पे डिजीज होने की एक ही वजह की वजह से हो सकता। तो सारी की सारी जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है वो और ऑल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आर एग्जीक्यूटेड और एंड इवोल्यूशनरी चेंज जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? सेल्यूलर लेवल पे ही होते हैं। से देयरफॉर सेल रिमेन द फंडामेंटल एंड इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये इससे प्रूफ होता है कि हाँ भाई सेल इज द फंडामेंटल। इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं? प्रिसाइज मेडिसिन के भाई ठीक है इस जीन में ये प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से मेडिसिन बनाओ। जीन थेरापी कर सकते हैं कि ये जीन है उसके अंदर यहाँ प्रॉब्लम है, तो एक काम करो इसको हटा दो, जैसे हमने क्रिस्पर केस9 पहले वर्ड सुना था ऊपर सेकंड केस स्टडी में। तो इसको हटा दो और नॉर्मल वाला लगा दो, रिप्लेस कर दो, तो इससे अच्छा हो गया, फिर प्रोटीन अच्छे से बनेगा। फिर क्या करे? स्टेम सेल रिसर्च करो। स्टेम सेल के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत हाई होती है अगर उसको एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में डाल चुके हैं कि लीवर वाले जो लीवर बनाने के ग्रोथ फैक्टर डाल दो तो पूरा का पूरा लीवर बना सकता है। इतनी स्टेम सेल्स के अंदर कैपेसिटी होती है। तो ये हम कर सकते हैं रिजनरेटिव मेडिसिन। ये पूरा इंटीग्रेशन है कि या तो डीएनए को चेंज कर दो या रिप्लेस कर दो। तो ऐसे हम अलग अलग, या फिर उसको स्टॉप कर दो, या सिस्टमेटिक बायोलॉजी मल्टी ओमिक्स प्रोसेस की यूज से हम क्या करेंगे कि भाई डीएनए डीएनए है, एमआरएनए है और फिर प्रोटीन है। तो हो सकता है हम प्रोटीन को स्टॉप कर दे कहीं किसी भी मेडिसिन से कि ये काम ही ना करे, या फिर मान लो हम एमआरएनए को ही रोक दे तो इसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, ना ही डीएनए को चेंज करने की जरूरत है। तो ये मल्टी ओमिक्स रिसर्च यानी कि अलग अलग लेवल पे चेक करने से इसका सॉल्यूशन आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च हो सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं किसका? सेल, क्योंकि सेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी वर्क्स। चलिए ये सारी चीजें हो गई केस स्टडी। आप बताइएगा कैसा लगा कमेंट में, अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर और कौन सी केस स्टडी आपको अच्छी लगती है। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन आंसर।